नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपी एपीओ के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। तो 2002 से लेकर 2018 तक जितने भी एपीओ की परीक्षाएं हुई हैं उसके प्री के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्री में आप जानते हैं कि कुल 150 प्रश्न होते हैं। उस 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न जीएस के होते हैं। तो हम लोग सिर्फ लॉ के क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे आप लोग मैसेज करिएगा कमेंट में, अगर आप लोग चाहेंगे तो जीएस के पेपर को भी हम सॉल्व करा देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी लॉ के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ शुरुआत करते हैं 2002 का ये पेपर है एपीओ का, और इसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला मतलब 51 नंबर क्वेश्चन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि 50 क्वेश्चन जीएस के रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से इस प्रश्न को पढ़िए और उसका आंसर बताइए कि अ ने ब पर 7 पिस्तौल से गोली चलाई किंतु वह 100 को लगी, जिससे 100 की मृत्यु हो गई। अ ने कौन सा अपराध किया है? आप सही ऑप्शन ये लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड आप अच्छी रखिएगा ताकि आप लोगों का समय किल ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। चलें ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि अ अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में लाई जा सके। अ ने क्या किया है? आपके सामने ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए। मैं सही ऑप्शन लगा देता हूँ और ये है मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें सी ऑप्शन तक ही आप देख पा रहे हैं। ऊपर आपको मैं डी ऑप्शन दिखा दूंगा। ये कामगार उचित चेतावनी देकर छत पर से बर्फ फेंकता है, एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है। कामगार किस अपराध के लिए दोषी होगा? तो आपको मैं डी ऑप्शन दिखा देता हूँ और ये है आपका डी ऑप्शन। अब आपको लगाना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। आप जानते ही हैं कि ये एक दुर्घटना का मामला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 124 ए के अंतर्गत राजद्रोह को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप पढ़ के आप जवाब दे सकते हैं। और ने ब की जेब में रुपए चुराने के आशय से हाथ डालता है परंतु जेब खाली थी, और किस अपराध का दोषी होगा? ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चोरी के प्रयत्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है? विकरियस लायबिलिटी से संबंधित कौन सी धारा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। विकरियस लायबिलिटी क्रिमिनल मामलों में लागू नहीं होता, जैसा कि आप जानते भी हैं। डनलप और हिगिंस की केस है जिसमें कहा गया था कि विकरियस लायबिलिटी क्रिमिनल मामलों में लागू नहीं होती। हालांकि आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जैसे 154, 155 और 156 जिसमें कि विकरियस लायबिलिटी का रूल लागू होता है, बाकी लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है ये है आपका कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। कारण है कि जहाँ समाज की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती वहाँ व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। अब क्या है ये? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इसीलिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक 149 जो आईपीसी का 149 है उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको?
अपराध करने का संभाव्य ज्ञान होना चाहिए 149 के लिए। दूसरा है सामान्य आशय होना चाहिए। तीसरा है 141 के अंतर्गत अवैध उद्देश्य होना चाहिए। अपराध करने में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इसमें से कौन कौन सी बात सही लग रही है आपको? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, यानी अपराध करने का ज्ञान होना चाहिए और 141 में वर्णित उद्देश्य होना चाहिए। सामान्य आशय जो है और सक्रिय भागीदारी ये सेक्शन 34 के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कहता है एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है। मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। इसमें सही ऑप्शन आपको चयन करना है। और आप जानते ही हैं कि अपराध, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की मृत्यु करना मानववध तो है, लेकिन मानववध सदैव विधि विरुद्ध नहीं होता। और इसके हिसाब से सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो आंसर देख गया, मैं आंसर छुपाने का कोई खास उद्देश्य भी नहीं है मेरा, लेकिन ये है कि आंसर अगर नहीं छुपा रहेगा, आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी प्रैक्टिस होगी। लेकिन अगर देख भी लेंगे तो रिवीजन हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि चोरी का तत्व नहीं है इसमें से कौन सा? बेईमानीपूर्ण आशय से लेना, चल संपत्ति होना, संपत्ति जिसके कब्जे में हो उस संपत्ति उसकी सम्मति के बिना लेना, और संपत्ति मालिक की सहमति के बिना ली जानी चाहिए। इसमें से कौन सा चोरी का तत्व नहीं है? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मालिक से कोई मतलब नहीं होता। ये बाकी की तीनों चीज़ें हैं, चोरी के एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि अपराध का निम्न में से कौन सा एक तत्व आवश्यक तत्व नहीं है? आप जानते हैं अपराध के तत्वों की बात, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मोटिव। मोटिव का कोई रोल नहीं। इंटेंशन, ह्यूमन बीइंग, एक्ट और मेंस रिया, यही 4 तत्व होते हैं। मोटिव उसका एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसी पर्पज़ के लिए कि जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो कि आपके प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कम से कम 1000 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे हमको लगता है। तो सारे क्वेश्चन आप समय निकाल के सॉल्व कर लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है आपका कि सामान्य आशय का क्या अर्थ है? सिमिलर इंटेंशन, सेम इंटेंशन, शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन, कॉमन प्लान्स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। सेम इंटेंशन नहीं होता, सिमिलर इंटेंशन भी नहीं होता, कॉमन प्लान भी नहीं होता, ये होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन उसकी सहमति से भी करता है तो भी वह बलात्संग की श्रेणी में आता है, यदि वह स्त्री की आयु कितनी है? 17 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम। 18 वर्ष से कम, ठीक। ये पहले का है, अमेंडमेंट हो चुका है तो इसलिए अब ये 18 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन है कि आईपीसी के सेक्शन 50 के अंतर्गत 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? पहला फाइन, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, डेथ। आप जानते ही हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हटा दिया गया है 1949 के अमेंडमेंट के द्वारा, ये हटा दिया गया, बाकी पनिशमेंट हैं 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। किस मामले में मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं है, ये देख लीजिए। व्यपहरण करने के आशय से किया गया हमला, अप्राकृतिक काम तृष्णा की संतुष्टि के लिए किया गया हमला, सदोष अवरोध, और अपहरण करने के आशय से किया गया हमला।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ सदोष अवरोध नहीं सदोष परिरोध होना चाहिए था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है किस सेक्शन के अंतर्गत। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये है ऑप्शन नंबर ए, 141 में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कोई अपराध नहीं है। किसी कार्य को अवैध लोभ दुष्प्रेरण के अपराध की कोटि में आ सकता है। दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित प्रभाव कारित हो। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो। इसमें सारी बातें सही है, केवल दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होता है। ये सेक्शन 108 का 4th एक्सप्लेनेशन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लूट कारित करने का प्रयत्न दंडनीय है। लूट कारित करने का प्रयत्न दंडनीय है, ये आप जानते ही हैं। ये सेक्शन 393 में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत व्यपहरण के अपराध का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व तो नहीं है। व्यपहरण के अपराध का यानी किडनैपिंग के लिए कौन सा आवश्यक तत्व तो नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभियुक्त का आशय अच्छा हो बुरा हो इसका कोई महत्व नहीं होता, न तो बच्चे की सहमति का महत्व होता है। तो यही ऑप्शन नंबर बी आवश्यक तत्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगर आपको वो दिख रहा जो ऑप्शन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे सही ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेट जब हम करेंगे तो उसमें उसको हम इरेज कर देंगे। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती करने के लिए तैयारी कहाँ तक दंडनीय है। डकैती करने की तैयारी, ये आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। तो डकैती की तैयारी जो है वो सेक्शन 399 के अंतर्गत पनिशेबल है। भाई 2-3 चीज़ों की ही प्रिपरेशन पनिशेबल है, जैसे 122 हो गया, 126 हो गया, सिक्के और स्टाम्प का प्रिपरेशन बनाने की प्रिपरेशन करना पनिशेबल है और डकैती की प्रिपरेशन करना पनिशेबल है, तो 399 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस किससे रिलेटेड है। ये है ऑप्शन, आप जानते ही हैं, आत्महत्या करने के प्रयत्न से, यानी सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी और आर्टिकल 21 ऑफ आईपीसी। क्या जीवन के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है, यही प्रश्न था इसमें। 1996 की केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मरने के अधिकार में और जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है आपका, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक, अब आप मिला लीजिए। आप ऐसे मिला सकते हैं, ये इस पे मिल जाएगा, फिर उसके बाद ये बी वाला जो है 4 पर मिल जाएगा, फिर उसके बाद सी वाला जो होगा 1 पर मिल जाएगा और ये हो जाएगा जो इस पर मिल जाएगा। तो किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि किस केस में 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस में होगा ही कि ये क्वेश्चन जो है ये मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करता था, आर्टिकल 14 का वायलेशन करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इसका ब के घर से उसकी पुस्तक की शासक से उसकी सम्मति के बिना हटाता है कि वो यदि वह मित्र की तरह उसे वापस करने को पुरस्कृत करेगा तो वह वापस लौटा देगा। किस अपराध का दोषी है? ये चोरी के ही दोषी होगा, क्योंकि जब हटाते समय उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है तो वो थेफ्ट के लिए ही दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि स को पीटने के लिए ब को उकसाता है, तत्पश्चात उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां ब स को पीट रहा है, दोषी है। सेक्शन 114 के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि जब दुष्प्रेरक वहां पर उपस्थित हो जाता है जहां दुष्प्रेरण वाला काम किया जा रहा है तो वो उसी अपराध से दंडित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि ब अपने को ब द्वारा जिसकी मृत्यु हो चुकी है बहाना करके छल करता है, दोषी है। किस अपराध का दोषी है? ये हो जाएगा प्रतिरूपण द्वारा छल, और जिसको 419 के अंतर्गत पनिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका 77 नंबर क्वेश्चन कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। कौन सी परिस्थिति है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि चोरी में डेथ नहीं की जा सकती जब तक कि चोरी का परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि जैसा न लग रहा। ये है आपका कथन और कारण। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। एक 9 वर्ष की आयु का बालक है, वह शासक ब को मार डालता है। को सिद्ध दोषी ठहराया जा सकता है। 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति मिली हुई है। इसमें से ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब ये जो ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। अब इसमें आयोग ने ये आंसर माना है कि ए सही है परंतु आर गलत है। बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि सीमित मुक्ति मिली हुई है 12 साल तक। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी जो है 7 साल तक है, और 12 साल तक जो है वो लिमिटेड है। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि को सिद्ध दोष ठहराया जा सकता है। जब सिद्ध दोष ठहराया जा सकता है तब ये कारण वाले स्टेटमेंट से मेल नहीं खाता कि जब आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति मिली है तब सिद्ध दोष कैसे ठहराया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कैंसिल ही मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका 79 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? एक अंधेरी रात में और ब लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए ब की पत्नी उनको अलग करने के लिए वहां पहुंची। का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया तथा बच्चे की मृत्यु हो गई। दोषी है। अब बहुत बार इस क्वेश्चन का सामना किया होगा आप लोगों ने। उपाधि के लिए दोषी होगा, क्योंकि उसका जो है अगर उस व्यक्ति को मुक्का लगता तो उपाधि ही होती उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसमें मेंस क्रिया एक आवश्यक तत्व तो नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द्विविवाह में मेंस क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अपनी पत्नी को पीटा, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे मरा समझकर और स्वयं को हत्या के लिए पकड़े जाने के बचाने के लिए ने पत्नी को रस्सी से पंखे से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मृत्यु लटकने से हुई है। ये 2 केसेस हैं इस पर, एक रस्सी से लटकाने वाला और एक चिता पर रख के जलाने वाला। एक में घोर उपहत्या मानी गई थी और एक में जो है आपराधिक मानववध माना गया था। तो ये अब आपकी किस्मत पर है कि कौन सा वाला वो आयोग मान लेता है आपके आंसर को। और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा आयोग जो है अपने मन की ही करता है। अब उसका जो मन करता है वो सही आंसर मान लेता है,
और हमारा और आपका आंसर गलत भी हो सकता है, जबकि सही होता है। आप जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन दो ऑप्शन में से आप कोई एक ही लगाएंगे। किस्मत है तो सही हो गया, नहीं तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय दंड संहिता में सद्भाव को कहाँ परिभाषित किया गया है, गुड फेथ को कहाँ परिभाषित किया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन नंबर 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रहा है जहां बच्चे खेल रहे हैं, बढ़ा कुल्हाड़ी उछल जाती है और बच्चे में खड़े बच्चे की मृत्यु हो जाती है, चोट लग जाती है, और दोषी है ये डी। जनरली सेक्शन नंबर 80 में एक्सीडेंट में इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल को अंतर करना है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये एग्जाम्पल में नहीं है, और ये जो दिख रहा है कि वहाँ पर लकड़ी काट रहा है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब है उसने नेग्लिजेंस किया है अपने काम में, तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दोषी होगा। नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन। इंसैनिटी इज क्या है? स्वतंत्र इच्छा का अभाव, मत्तता के कारण उत्पन्न अक्षमता है, किसी कृति की प्रकृति को समझने में असक्षमता है, रोगग्रस्त मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ को एक पर्स जिसमें मुद्रा थी पड़ा मिला, वह नहीं जानता था कि पर्स किसका है, बाद में उसे पता चला कि वह पर्स ब का है और वह उसे स्वयं उपयोग कर लेता है, किस अपराध का दोषी है? ये तो बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। ये हो जाता है डाइंग डिक्लेरेशन से, और ये कन्फेशन से भी रिलेटेड है। चूंकि ऑप्शन में कन्फेशन नहीं है, इसलिए हम लोग पूरी तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन ही कहेंगे। तो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, प्रिवी काउंसिल की केस है, 1939 की केस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है आपका सुमेलित करने वाला। आप जानते ही हैं, स्मृति ताज़ा करना 3 पर आ गया, 159, 154 जो हो जाएगा वो हो जाएगा पक्षद्रोही साक्षी, 60 पर जो हो जाएगा वो मौखिक साक्ष्य हो जाएगा, और 141 लीडिंग क्वेश्चन हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में वो मिल रहा हो, ए पर 3, फिर बी पर 4 होना चाहिए, फिर सी पर 2 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वह संस्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने किससे की हो? पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की हो, या फिर पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में न रहते हुए अपने मित्र से की हो, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की हो, और लास्ट है अपनी आत्मा की भलाई के लिए उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की हो। ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, ये वैलिड नहीं होगा। पुलिस कस्टडी में अगर है तो वो केवल मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ही किया जा सकता है, ये बात सेक्शन 26 में एविडेंस एक्ट के बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। लिखा है कि सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? नो डाउट क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सेक्शन 143 ऑफ एविडेंस। क्रॉस एग्जामिनेशन में बेधड़क पूछे जा सकते हैं, बाकी में ऑब्जेक्शन करेगा तो कोर्ट की परमिशन से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का अर्थ है वह संस्वीकृति जो न्यायालय में मजिस्ट्रेट किससे की गई हो, पुलिस से की गई हो, डॉक्टर से की गई हो, वक्त में से कोई नहीं, डॉक्टर से की गई। ठीक, मतलब न्यायालय को छोड़कर किसी से भी की जाएगी कन्फेशन तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? शिशु, जड़, पागल, मूक। इडियट जड़ व्यक्ति होता है, पागल तो है सक्षम साक्षी। अगर न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने में
और उसका रेशनल आंसर देने में वो सक्षम है तो सक्षम साक्षी होगा। ये 118 का में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये कहता है कि पक्षद्रोही साक्षी होस्टाइल विटनेस का क्या अर्थ होता है। इसका आपके सामने ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका कथन कारण वाला है कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं कर ली जाती। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। सही बात है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसलिए है क्योंकि दोनों सही है। ये 133 के अंतर्गत सही है आप कथन, और कारण जो है 114 के एग्जाम्पल नंबर बी पर सही है। तो इसलिए दोनों बातें तो सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मित्र से की है, कि अपनी आत्मा की भलाई के लिए उत्पीड़ा से आध्यात्मिक सलाहकार से की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह संस्वीकृति ग्राह्य होती है जो आत्मा की भलाई के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की केस किससे संबंधित है। आप जानते हैं सह अभियुक्त की संस्वीकृति से संबंधित है। सेक्शन 30 कहता है बड़ा ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है और सिर्फ को एक्यूज्ड के कन्फेशन के आधार पर कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोरबोरेट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रस्थापित की गई है। ये कौन सी धारा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है। मूल से बनाई गई प्रतियां, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया दस्तावेज, दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, दस्तावेज की छाया प्रति। तो सेक्शन 62 जो है एविडेंस का कहता है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया जो दस्तावेज है वो जो होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साक्ष्य विधि के प्रयोजनों की दृष्टि से निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक व्यक्ति का सील सुसंगत नहीं, कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं है। आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पूर्वोत्तन अच्छा सील, पूर्वोत्तन बुरा सील जो आपराधिक मामलों में अच्छे सील के साक्ष्य के उत्तर में दिया गया है, सिविल मामलों में नुकसानी की मात्रा को प्रभावित करने वाला सील, और सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने वाला सील। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप। ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है। एक जब लिखा ही है अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी डिस्प्यूटेड है तो उसको ज़रूरत ही नहीं रह जाती फिर। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। कैसा साक्ष्य समझा जाएगा। ये समझा जाएगा मौखिक साक्ष्य। सेक्शन 119 यही बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो किसी भी अन्य तरीके से, जिस तरीके से वो उसको बोधगम्य बना सकता है, अपना साक्ष्य लिखकर भी दे सकता है। तो इस तरीके से आपका 50 क्वेश्चन का आज का एक सेट पूरा होता है। अब आप जानते ही हैं कि इसी तरीके से ये मेरा पहला सेट था
और मैं दूसरे सेट में 2002 के पेपर को कंप्लीट कर दूंगा। इसी तरीके से हर पेपर का मैं 2-2 सेट तैयार करूंगा और इस तरीके से आपको मैं प्रैक्टिस करा डालूंगा सारे क्वेश्चन का। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म है और यहाँ पर जुडिशियरी से संबंधित प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इस समय तमाम बैचेस जो हैं शुरू में चलते रहते हैं, जैसे आंसर राइटिंग सेशन भी बैच भी चल रहा है मेंस के लिए, प्री के लिए टेस्ट सीरीज चलती है, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चलती है और देश के बेस्ट एजुकेटर जो हैं इस पर पढ़ा रहे हैं। जैसे रैपिड लिंकिंग बैच दिल्ली जुडिशियल सर्विस के लिए चल रहा है। तमाम बैच हैं जो आपको इस प्लेटफार्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, हैंड रेज कर सकता है कोई व्यक्ति और क्लास से पहले नोटिफिकेशन जाती है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो ये कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन किसी भी कोर्स में लें अनअकैडमी पर, आप इस कोड को ज़रूर याद रखें। जब भी आप इस कोड को याद रखेंगे तो फ़ीस स्ट्रक्चर चाहे जितना भी होगा उसमें 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से के साथ ही क्वेश्चन शेयर करके। मैं अगले सेट को फिर कल लेकर आता हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में ब्रेक ना होने पाए। थैंक यू, बाय बाय।